रात की गहराई पूरे हवेली पर ऐसे फैली थी जैसे किसी ने काला मखमली कपड़ा तान दिया हो। बाहर आंगन में लटका पीला बल्ब हल्के हल्के झूलते हुए दीवारों पर लंबी थकी हुई परछाइयां डाल रहा था। रोमान शाह ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, मगर वह जानता था कि उसके बाबा हमेशा इसी खामोशी के साथ इजाजत दिया करते हैं। उसने दरवाज़ा धकेला और अंदर कदम रखा। जुल्फ़िकार शाह सोफे पर टिके हाथों में माला थामे बैठे थे। चेहरा उम्र के बोझ से भरा था, मगर आंखों में वही सख्ती थी जो कभी कम नहीं हुई थी। रोमान ने आदर से सलाम किया और आकर उनके बराबर बैठ गया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। थोड़ी देर बाद रोमान हल्की सी खनकती आवाज में बोला, बाबा, आपने बुलाया था? कोई काम था आपको? दरअसल मैं कल की बैठक की तैयारी कर रहा था। सब ठीक है ना? जुल्फ़िकार शाह ने माला के दाने रोक दिए और उसकी ओर देखते हुए धीमी आवाज में बोले, काम नहीं, बात है, जरूरी बात। फिर धीरे से आगे झुके और उसे देखते हुए बोले, मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला लिया है और मुझे उम्मीद है कि तुम उसकी इज्जत करोगे। तुम्हें यह फैसला हर कीमत पर मानना होगा। रोमान ने चौंक कर उनकी ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, बाबा, आप हुक्म करें, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। लेकिन न जाने क्यों उसे आज सब कुछ उलझा हुआ महसूस हो रहा था। उनका असामान्य व्यवहार उसे डर में डाल रहा था। वे कुछ देर चुप रहे और फिर गंभीरता से बोले, मैंने तुम्हारे लिए फजल की बेटी मेहरू का रिश्ता मांग लिया है। लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। पूरे गांव में ऐसी लड़की नहीं है। रोमान ने पलकें झपकाईं, जैसे यह वाक्य कानों तक पहुंच तो गया हो, लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया हो बाबा मेहरू का। लेकिन जुल्फ़िकार शाह ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया और बोले, मैं जानता हूं तुम उसे पसंद नहीं करते। जानता हूं तुम्हारी बात नीलम से चल रही थी, मगर हालात बदल गए हैं। तुम्हें समझौता करना होगा। नीलम वैसे भी अच्छी लड़की नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए चुप था, लेकिन तुम दोनों अलग हो। वह पैसे के पीछे भागने वाली लड़की है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहूँगा। तुम उसके साथ दूसरी शादी कर सकते हो, इसकी इजाज़त तुम्हें है। कमरे की हवा थम गई। बाहर कहीं कुत्ते भौंके, फिर सन्नाटा छा गया। वे आगे बोले, फजल का भाई मारा गया है और यह हत्या तुम्हारे बड़े भाई ने की है, जो करके भाग गया है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि पीछे मैं और तुम कैसे संभालेंगे। तुम जानते हो अपने बड़े भाई का गुस्सा मैंने कितना समझाया था उसे, लेकिन वह कब सुनता है। हर छोटी बात पर मारने के लिए बंदूक निकाल लेता है। क्या करूं मैं? उसका रोमान की सांस अटक गई। बाबा, ये बात तो वह कुछ और कहता। इससे पहले ही जुल्फ़िकार बोले, बात वही है जो मैं कह रहा हूं। उनकी आवाज़ कठोर हो गई। फजल का परिवार पंचायत में जा सकता है, खून बहा मांग सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें 1 रुपया भी दूं। न मैं अपने बड़े बेटे को जेल भेज सकता हूं। तुम अच्छी तरह जानते हो, पंचायत आजकल मजलूमों के साथ होती है। फजल का भाई मारा गया है और उसकी पत्नी विधवा हुई है। बदले में हमें भारी कीमत चुकानी होगी, और मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। रोमान ने धीरे से जमीन की ओर देखा। दिल में अजीब सा खालीपन उतरता जा रहा था। वह लड़ना चाहता था, विरोध करना चाहता था, लेकिन हमेशा की तरह चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने हिम्मत करके कहा, तो आपने? उसकी आवाज़ धीमी हो गई। आपने ये सब छिपाने के लिए मेरी शादी वहाँ? हाँ, जुल्फ़िकार शाह सीधा बैठ गए। मैंने बात तय कर दी है। कल तुम्हारा निकाह है सादगी से, और उसी वक्त तुम लड़की को विदा कराकर घर ले आओगे। ये फैसला उनकी तरफ से आया है, अब पीछे नहीं हट सकते। रोमान ने सिर उठाया। आंखों में पहली बार विरोध की चिंगारी जली। बाबा, यह मेरी जिंदगी का सवाल है। आपने मुझसे पूछे बिना मैंने कह दिया सो कह दिया। तुम अच्छी तरह जानते हो, इस घर में जो भी फैसला लिया जाता है वह मेरी मर्जी से लिया जाता है, इसलिए इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। जुल्फ़िकार शाह की गूंज पूरे कमरे में फैल गई थी। तुम्हारा बाप हूं, मैं परिवार का बड़ा हूं, फैसला मेरा होगा। चलाना तुम्हें पड़ेगा। मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। जो कह दिया सो कह दिया, बात यही खत्म। रोमान के होंठ कांप उठे थे। बाबा, मैं बस उन्होंने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया और बाहर जाने का इशारा किया। दरवाजे तक जाते हुए रोमान की चाल भारी थी।
जैसे हर कदम उसके अपने भविष्य पर पड़ रहा हो। कमरे से बाहर निकलकर भी उसे यूं लगा जैसे पीछे कहीं उसकी मर्जी, उसका सपना, उसकी आवाज़ सब एक ही पल में दफन हो गए हों। वह पीछे मुड़ा भी नहीं, क्योंकि आज भी बाकी सभी दिनों की तरह उसमें विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, केवल शांत और एक बेबसी जो उसके साथ अंधेरे गलियारों में चलती हुई बाहर तक आ गई थी। लेकिन कोई था जो उसकी तरह कमज़ोर नहीं था, बल्कि हालात का सामना करके मंजिल अपने नाम करना जानता था। दूसरी ओर एक साधारण घर का दृश्य, बरामदे में लटका बल्ब हल्की थरथराहट के साथ जल बुझ रहा था। रात की नमी ने फर्श को ठंडा कर दिया था और बाहर गली में कभी कभी कोई मोटरसाइकिल तेजी से गुजर जाती, जिसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर मिट जाती थी। उसी शांत सरल से घर के बरामदे में चारपाई बिछी थी, जिस पर सायरा बेगम और उनका पति बैठे थे। दोनों के चेहरों पर घर की गरीबी और वक्त की मार ने अपनी अलग अलग लकीरें खींच दी थीं। कुछ देर बाद अंदर कमरे से अचानक पैरों की तेज गुस्से भरी आवाजें आईं। अगले ही पल मेहरू पर्दा हटाती हुई बाहर आई। उसके गाल गुस्से से लाल थे, आंखें चुभती हुईं। वह देखने में बेहद खूबसूरत थी, जैसे किसी महल की राजकुमारी हो। वह उनकी ओर देखते हुए कठोर स्वर में बोली, "ये क्या कर दिया आपने लोगों ने, और किसकी अनुमति से किया है? मैं कोई जानवर हूं क्या, जिसके जीवन का फैसला आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं?" उसकी आवाज़ बरामदे की खामोशी में तेज गूंजी। "किसकी इजाज़त से मेरा रिश्ता दुश्मनों के घर कर दिया है? मैं उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, और आप मेरी पूरी जिंदगी उन लोगों से जोड़ रहे हैं। दिमाग ठीक है आप लोगों का?" उसकी आवाज़ में जो कंपी थी वह डर की नहीं, बल्कि टूटे हुए विश्वास की थी। सायरा बेगम ने नज़रें उठाकर उसे देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। मेहरू आगे आई, हाथ कांप रहे थे, मगर लहजा सख्त था। "माँ, उन्होंने हमारे परिवार के आदमी को मार दिया है, और आप लोग मेरा रिश्ता उन्हीं से जोड़ रहे हैं। आपको यह भी ख्याल नहीं आया कि मुझसे पूछ लें चाची को कितनी चोट पहुंचेगी? वह कितने बड़े दुख में हैं, कुछ तो सोचिए।" सायरा बेगम ने आखिरकार एक लंबी सिसकारी ली और सख्त लहजे में बोली, "बस, ज्यादा जुबान मत चलाओ। यह घर कोई तमाशा घर नहीं है जो इस तरह चिल्ला रही हो। अगर इतनी ही हमदर्दी है तुम्हें अपनी चाची से, तो जाकर उसके पैरों में बैठी रहो।" वह आगे कुछ कहती, इससे पहले मेहरू बोली, "तमाशा तो आपने बना दिया है, और रही बात चाची के पैरों में बैठने की, तो हाँ बैठूंगी, कौन रोकेगा मुझे?" मेहरू बिना रुके बोली, "मेरी जिंदगी का सौदा कर दिया है। आपने लोगों ने दुश्मनों के घर भेज रही हैं। मुझे आपको समझ भी है कि आप मेरे साथ क्या कर रही हैं।" सायरा बेगम आगे झुककर चारपाई के किनारे बैठीं और बोली, "तुम्हें समझ नहीं है, बेवकूफ़ लड़की। मैंने बहुत सोच समझ कर यह चाल चली है, वरना वे लोग क्या करते? 2-2.5 लाख देकर मामला ख़त्म कर देते। हमारी इज्जत, हमारा नुकसान सब मिट्टी में मिल जाता।" उन्होंने उंगली उठाकर आगे कहा, "लेकिन अगर तुम उस घर में बहू बनकर जाओगी, तो सिर्फ एक की नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। इस बारे में भी तो सोचो।" मेहरू सिर घुमाते हुए बोली, "माँ, मैं इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं जिसे आप ऐसे ही किसी के घर फेंक दें, वह भी बिना पूछे। जिंदगी 2-4 दिन का खेल नहीं है, यह बात आपको समझनी चाहिए।" सायरा बेगम की आंखें सिकुड़ गईं। लड़की की शादी वहीं होती है जहां घर का फायदा हो। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारा होने वाला पति इतना अमीर है कि तुम पूरी जिंदगी में भी उतनी सुविधाएं नहीं सोच सकोगी। सुनने में आता है कि उसके पास कंपनियां हैं, व्यापार है, जायदादें हैं। तुम खुद सोचो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां आराम से जिएंगी, और तुम भी, तुम्हारी वजह से हम सब भी। माँ मेहरू की आवाज़ टूट रही थी। "चुप हो जाओ सायरा," बेगम ने हाथ मारकर कहा। "यह रिश्ता तुम्हारी औकात से बाहर है, लेकिन मिला है तो इसे इज्जत दो। ऐसे मौके खोना ठीक नहीं। भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं, यह बुरा होता है।" मेहरू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने पिता की ओर मुड़ी। "पिताजी, आप ही कुछ बोलिए, यह सब गलत है, आप जानते हैं।" उसके पिता ने धीरे से सांस ली और झुके सिर के साथ बैठे रहे। फिर नज़र उठाई और थके हुए स्वर में बोले, "देखो बेटी, तुम्हारी माँ ने जो फैसला किया है वह सही है। मैं उसी के साथ हूँ। तुम्हारी कही बात के अनुसार जिंदगी 2-4 दिनों का खेल नहीं है, इसलिए बेहतर है कि जिंदगी को आसान और सुरक्षित बनाया जाए, जिसमें हर सुविधा हो।" यह वाक्य मेहरू को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में पत्थर रख दिया हो। "पिताजी, आप भी मुझे ऐसे बेचने को तैयार हैं?" उसके हाथ कांप गए थे। तभी सायरा बेगम तुरंत बोल पड़ी, "कौन बेच रहा है? तुम्हें तुम्हारा दिमाग खराब है।
हम तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं, वहां जाकर तुम अपने माँ बाप की किस्मत बदल दोगी और अपनी उस विधवा चाची की भी, जिसका तुम्हें इतना ख्याल आ रहा है। मेहरू रोते हुए बोली, मेरी किस्मत आपको तो मेरी भी परवाह नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ लालच में यह कदम उठा रहे हैं। सायरा बेगम ने सख्त स्वर में आखिरी वार किया, लोगों की बेटियां हालात में डूबकर भी समझौते कर लेती हैं। तुम बस जुबान चलाए जा रही हो। कल निकाह है, तैयार हो जाना, बस बात खत्म। और अब मैं यह बात दोबारा नहीं कहूंगी। जाओ यहां से। मेहरू ने होंठ भींच लिए। कुछ कहना चाहा मगर उसकी मां की जहरीली पक्की बातों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। विरोध उसके सीने में चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे बंद हो गई थी। बरामदा शांत हो गया था। सिर्फ मेहरू की दबे हुए सिसकियां बची थीं और एक ऐसे फैसले का बोझ जिसे उसने कभी मांगा ही नहीं था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अगला दिन नई उम्मीदों के साथ आया। दोपहर का सूरज पर्दे के पीछे से कमरे में फीकी रोशनी डाल रहा था। कमरे में हलचल थी, मगर माहौल बहुत भारी था, जैसे दीवारें भी जानती हों कि आज होने वाला निकाह खुशी नहीं, मजबूरी है। मेहरू बिस्तर के किनारे लाल दुल्हन के जोड़े में बिल्कुल स्थिर बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, चूड़ियों की खनक बुझ सी गई थी। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था, लेकिन आंखों की लालिमा छुप नहीं रही थी। विरोध, बेबसी और दर्द सब मिलकर उसके चेहरे पर एक मौन चीख बन गए थे। बारात बहुत छोटी थी। 2-3 आदमी, जुल्फ़िकार, रोमान के चाचा और कुछ गवाह सब बरामदे में सिर झुकाकर बैठे थे, जैसे वे भी इस माहौल का बोझ महसूस कर रहे हों। कुछ देर बाद कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ आई। एक पल ठहरा, फिर दरवाज़ा खुला। सबसे पहले फजल बख्श अंदर आए। उनके पीछे मौलवी साहब, फिर जुल्फ़िकार शाह और गवाह। कमरे में दाखिल होते ही हवा और भारी हो गई। फजल बख्श ने एक पल के लिए बेटी को देखा। उस नज़र में एक पिता कम मजबूरी ज्यादा थी। वे अपनी पत्नी के आगे मजबूर हो गए थे, वरना उनका इरादा कभी यूं अपनी बेटी को विदा करने का नहीं था। उन्होंने मौलवी की ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, मौलवी साहब, निकाह शुरू करें, मेरी तरफ से अनुमति है। ये शब्द उन्होंने कैसे कहे, यह उनका भगवान ही जानता है। मौलवी साहब ने सिर हिलाया, गला साफ किया और मेहरू के सामने बैठकर कागज संभाला। उनकी आवाज़ नरम थी, मगर शब्दों का बोझ भारी था। मेहरू फजल बख्श, आपका निकाह रोमान शाह पुत्र जुल्फ़िकार शाह से तय किया जाता है। क्या आपको यह निकाह स्वीकार है? मेहरू ने सिर नहीं उठाया। आंखों में आंसू भर आए थे। दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे शरीर कमरे में हो पर आत्मा कहीं दूर भाग रही हो। वह पल भर चुप रही, फिर सिर झुकाकर धीरे से बोली, स्वीकार है। फजल बख्श ने नज़रें फेर लीं। सायरा बेगम जो बाहर बैठी थी, अंदर की आवाज़ सुनकर सुकून से सांस ली। मौलवी साहब फिर बोले, मेहरू फजल बख्श, क्या आपको यह निकाह स्वीकार है? इस बार उसके हाथ और कांपे दुल्हन के जोड़े की हल्की झालर उसके आंसू से भीग गई। स्वीकार है। उसकी आवाज़ हल्की सी टूट गई थी। तीसरी बार मौलवी साहब ने सवाल दोहराया, क्या आपको यह निकाह स्वीकार है? उसने अपने अंदर के विरोध को निगलकर होंठ भींचकर कहा, स्वीकार है। मौलवी साहब ने दस्तखत लिए और बाकी सब ने भी कागज पूरे किए। फिर वे सब उठकर बाहर बरामदे में चले गए, जहां रोमान बैठा था। सफ़ेद शलवार, कुर्ता चेहरा, शांत आंखों में हल्की थकान या शायद पराजय, जैसे उसे भी निकाह का असली कारण पता हो, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सकता था। 2 आदमी उसके दोनों ओर बैठे थे। मौलवी उनके बीच आकर बैठे। मौलवी साहब ने कागज रोमान के सामने रखकर औपचारिक लहजे में पूछा, रोमान शाह, क्या आपको मेहरू फजल बख्श के साथ यह निकाह स्वीकार है? रोमान बिना भाव बदले बोला, स्वीकार है। मौलवी ने दोबारा पूछा, क्या आपको यह निकाह स्वीकार है? रोमान ने बिना नजरें झुकाए कहा, स्वीकार है। तीसरी बार मौलवी साहब ने सवाल दोहराया, रोमान शाह, क्या आपको यह निकाह स्वीकार है? वह उसी शांत स्वर में बोला, स्वीकार है। मौलवी साहब ने निकाह पूरा होने का ऐलान किया। गवाहों ने दस्तखत कर दिए। बरामदे में फीकी सी खुशी फैल गई। न बधाई न मुस्कानें, बस औपचारिक सिर हिलाए गए। कमरे के अंदर मेहरू ने अपने आंसू नहीं पोंछे। वह वैसे ही बैठी,
थी जैसे किसी ने उसकी जिंदगी का रास्ता उसकी मर्जी के बिना मोड़ दिया हो। और दरवाजे के बाहर रोमान एक पल को गहरी सांस लेकर उठा। उसे पता था कि जिंदगी के इस मोड़ पर दोनों की हार लिखी गई है, मगर कदम फिर भी वही उठाने थे जो दूसरों ने तय किए थे। कुछ देर वह वहीं बैठा रहा था और फिर तुरंत ही रुखसती का ऐलान हो गया था। रुखसती के वक्त मेहरू बहुत रोई थी, शायद आखिरी बार, और फिर दिल में एक वादा करके उस घर से निकली थी कि अब आंसू वह नहीं बहाएगी, सामने वाले लोग बहाएंगे। हवेली पहुंचकर उसे सीधे रोमान शाह के कमरे में ले जाया गया था। न कोई रस्म न कोई स्वागत, बस दो नौकरानियां आईं और उसे थामकर कमरे में छोड़ गईं। मेहरू बिस्तर के किनारे बैठी थी, सिर झुका हुआ, हाथ एक दूसरे में फंसे हुए, दिल की धड़कनें बिखरी हुई। कभी नजरें दरवाजे पर जातीं, कभी कालीन के नक्शों पर। दुपट्टा कंधों से सरक कर गोद में आ गिरा था, मगर उसे संभालने की हिम्मत भी नहीं थी। कुछ पलों बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। रोमान अंदर आया। सफ़ेद शलवार कमीज में उसका व्यक्तित्व हमेशा की तरह साफ सुथरा था, मगर चेहरे पर वही ठंडी संजीदगी, वही ऊब जैसे निकाह के समय थी। वह दरवाजे पर रुक गया, जैसे तय कर रहा हो कि अंदर आए या नहीं। कुछ पल वह यूं ही खड़ा उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे बिस्तर के दूसरे किनारे पर बैठ गया, इतना फासला रखते हुए जैसे दोनों के बीच एक अदृश्य लकीर खींच दी गई हो। मेहरू ने नजरें नहीं उठाईं। रोमान ने ठंडी सांस ली और धीमे मगर बेरुखी भरे स्वर में बोला, उम्मीद है आप ठीक होंगी। मैं खास बातें करने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन एक बात साफ कर दूं। सुना है कि मर्दों से ज्यादा लड़कियां सुहागरात मनाने की शौकीन होती हैं। मेहरू ने पहली बार झटके से चेहरा उठाया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह इस तरह की बात से शुरुआत करेगा। उसकी आंखों में अविश्वास, चेहरे पर नाराजगी और दिल पर जैसे किसी ने भारी हाथ रख दिया हो। रोमान ने कंधे उचकाकर और भी बेरुखी से कहा, आप चाहें तो मैं आपके करीब आ सकता हूं, वरना साफ बता दूं, मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी बात ने मेहरू के अंदर तक झकझोर दिया था। दूर से सुंदर दिखने वाला यह आदमी इतना बेसुर, इतना बेरहम होगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। रोमान की आंखों में जो बेजारी थी वह छिप नहीं सकी। मेहरू का दिल पल भर में टूट गया। कुछ पल वह चुपचाप उसे देखती रही, फिर खुद को संभालते हुए मजबूत स्वर में बोली, नहीं धन्यवाद, मुझे भीख में मिली हुई नज़दीकी में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह नज़दीकी और बातें मिस्टर आपको ही मुबारक हों। उसके स्वर की गरिमा पूरे कमरे में गूंज गई। वह उठ खड़ी हुई। लहंगा भारी था, मगर वह उसे समेटती हुई वॉशरूम की ओर बढ़ गई। दरवाज़ा बंद करने से पहले एक पल को ठिठकी, जैसे खुद को याद दिला रही हो कि वह कमज़ोर नहीं है, फिर अंदर चली गई। वॉशरूम बड़ा था, बीच में बड़ा सा बाथटब, दीवार के पास कांच वाला आधुनिक शावर। उसने पहला गर्म पानी सिर पर डाला तो पूरे शरीर में जमी सिहरन पिघल गई। यह आज के दिन की पहली सुखद चीज़ थी। वह लंबे समय तक पानी के नीचे खड़ी रही। कड़वे शब्द, घर वालों का रवैया, रोमान की तौहीन, सब पानी के साथ बहते चले गए। पानी की आवाज़ ने उसे वह सुकून दिया जो कमरे में न मिल सकता था। बाहर रोमान बैठा रहा। उसे मेहरू के जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह यही सोचकर आया था कि गरीब घर की लड़की है, दो चार बातें बोलकर दबा देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि सामने बैठी लड़की गरीब जरूर है, मगर स्वभाव से बेहद मजबूत है। 1 2 5 शायद 10 मिनट बीत गए, फिर उसके भीतर अजीब सी बेचैनी उठी। आधा घंटा और बीत गया। इतनी देर वह बड़बड़ाया। कुछ पलों बाद वह बेचैन होकर उठा, वॉशरूम के दरवाजे पर गया और दस्तक दी। मेहरू, सब ठीक है, लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया। एक पल के लिए उसने शक, फिर चिंता और फिर हल्का सा डर महसूस किया। उसने जेब से चाबी निकाली, लॉक खोला और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर कदम रखते ही वह ठिठक गया। मेहरू बाथटब में बैठी थी। लहंगा अभी भी पहने हुए, पानी उसके चारों ओर जमा था। शायद उसे समय का पता ही नहीं चला था। उसके गीले बाल कंधों से चिपके थे और चेहरे पर हैरानी थी। रोमान की आवाज़ भारी और उलझी हुई थी। यह क्या कर रही हैं आप मेहरू? झटके से उसकी तरफ मुड़ी और घबराई हुई आवाज़ में बोली, आप अंदर क्यों आए? बाहर जाएं। तुरंत उसकी घबराहट साफ थी। उसने भीगे दुपट्टे को जल्दी से सीने पर खींच लिया। हालांकि वह पहले ही भीग चुका था, फिर भी उसने एहतियात बरती। रोमान एक पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले, बिना कोई सफाई दिए चुपचाप मुड़ा और बाहर चला गया। उसके जाने के बाद फिर सिर्फ पानी की आवाज़ रह गई।
मेहरू तुरंत उठी और कपड़े बदलने लगी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था किसी महिला के वॉशरूम में इस तरह घुसना, वह भी बिना अनुमति, किसी भी तरह सही नहीं था। कमरे की हवा वही थी, मगर माहौल का रंग बदल चुका था, जैसे दोनों के बीच कोई अदृश्य धुआं उठ चुका हो। मेहरू धीमे कदमों से बाहर आई। बाल अब भी हल्के गीले, आंखों में वही एहतियात, वही घबराहट जो उसे पूरी रात घेरे हुए थी। उसने जल्दी से कपड़े बदले और चादर को सीने के चारों ओर कसकर लपेटते हुए फिर से बिस्तर के किनारे बैठ गई। रोमान अपनी जगह से हिला नहीं था। वह कुर्सी की पीठ से टिके, कोहनियां घुटनों पर टिकाए, उंगलियां आपस में फंसाए बैठा था। चेहरे पर संयम की वही कठोरता थी, मगर आंखों में एक अजीब सा सवाल था, जैसे वह खुद भी नहीं जानता था कि मसला कहाँ से शुरू हुआ है। मेरू के बैठते ही उसने हल्का सा सिर उठाया। आवाज में सख्ती कम थी, मगर नाराजगी भरपूर थी। मैं यहाँ आपके लिए परेशान हो रहा था कि न जाने अंदर क्या हो गया है, और आप अंदर ऐसे बैठी थीं जैसे जैसे मज़ा ले रही हों। मुझे लगा आप रो रही होंगी। मेहरू ने 1 सेकंड के लिए उसे देखा, फिर नज़रें फेर कर धीमे मगर मजबूत स्वर में बोली, मैंने जिंदगी हमेशा हंसकर बिताई है। बेवजह की बातों को सिर पर सवार करके रोती नहीं हूँ, और वैसे भी मैं खुद को यहाँ तैयार करके आई थी। रोमान ने भौहें तान लीं। तैयार यानी? कैसे? उसने गर्दन उठाकर सीधे उसकी आंखों में आंखें गड़ा दीं। चेहरा बिल्कुल सपाट, मगर स्वर जहर से भरा हुआ था। आप लोग हमारे दुश्मन हैं। मेरे चाचा को हत्या किया है। आप लोगों ने, मैं क्यों न तैयार रहती। रोमान एकदम सीधा बैठ गया। चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। आवाज़ भारी हो गई। मैंने किसी को नहीं मारा, न ही मेरे पिता ने। आप इस तरह बात नहीं कर सकती। मेहरू ने हल्की सी तंज भरी हंसी हंस दी, जैसे उसके जवाब की पहले से उम्मीद हो। क्यों नहीं कर सकती? आपका भाई नहीं मरा ना, आपका चाचा मरा है। मेरे चाचा मरे हैं। हमने वह तकलीफ देखी है जो जनाजा उठते समय सीने को चीर देती है। मैंने अपनी चाची को विधवा होते देखा है। रोमान शाह, आपने नहीं? रोमान के हाथ मुट्ठियों में बंध गए। देखिए मैडम, मैं आपसे इस लहजे में बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपकी माँ ने खुद कहा था कि खून माफ़ हो जाएगा। अगर मैं आपसे शादी कर लूं, मैंने शादी कर ली है, और मैं आपको आपका हक़-ए-ज़ौजियत देना चाहता हूं, लेकिन आप ही हर बात पर लड़ रही हैं। मेहरू झटके से उसकी ओर मुड़ी। मैं लड़ नहीं रही, मैं आपको आपकी हकीकत बता रही हूं। रोमान का सांस बेतरतीब हुआ, मगर वह चुप रहा। मेहरू की आवाज़ अगले ही पल बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मैं किसी चीज़ के लिए नहीं रोती, मैं रुलाना जानती हूँ। रोमान पल भर के लिए जैसे सुन्न हो गया। उसने धीमे से पूछा, क्या मतलब? मेरू ने सिर उठाकर नपे तुले अंदाज में कहा, अब मैं आपको रुलाऊंगी, और आपके पूरे खानदान को रुलाऊंगी। और यह बात मैं खुले तौर पर कह रही हूँ। जो करना है अब आप कर लें। कमरे में जैसे एक पल को हवा भी रुक गई। रोमान ने उसे कुछ क्षण तक देखा। कुछ हैरानी, कुछ गुस्सा, और कुछ दबा हुआ डर उसकी आंखों में चमक गया, मगर वह कुछ नहीं बोला। शायद जवाब के लिए शब्द कम पड़ गए थे, या शायद उसके कठोर स्वर ने उसे बेबस कर दिया था। मेहरू ने धीरे से करवट ली, बिस्तर पर लेट गई और कंबल झटके से सिर तक खींच लिया। उसका रुख दूसरी तरफ था, और उसकी पीठ रोमान की तरफ। रोमान ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर अजीब सी उलझन थी। वह समझ गया था कि यह लड़की इस घर में मेहमान बनकर नहीं, एक भड़का हुआ तूफान बनकर आई है, जो उन्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। वह कुछ देर यूं ही बैठा उसकी पीठ को देखता रहा। चादर पर पड़ती हल्की रोशनी और उसके मौन मगर निर्णायक अस्तित्व ने रात को और भारी बना दिया था। मेहरू सो रही थी, या सोने का नाटक कर रही थी। रोमान को पता नहीं था, लेकिन इतना वह समझ चुका था कि यह लड़की अपने घाव के साथ आई है, और यह घाव बहुत गहरा है। समय धीरे धीरे गुजरता गया। अगली सुबह का सूरज पूरी चमक के साथ उगा। मेहरू को जैसे किसी ने कान में धीरे से पानी टपकाया हो। वह चौंक कर जाग गई। दिल अब भी रात की नाराजगी और उलझन से भरा हुआ था। कमरे में हल्की हल्की खटपट हो रही थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने एक दुबली सी नौकरानी झुककर शीशा साफ कर रही थी। पर्दों के किनारे से आती धूप की पतली लकीर कमरे में धूल के कणों को चमका रही थी। मेहरू ने बिस्तर से सिर उठाया। आवाज में झुंझलाहट इतनी थी कि खुद उसे भी महसूस हुई। तुम्हें दिखता नहीं, मैं सो रही हूँ। इतना शोर क्यों कर रही हो? सिर पर खड़े होकर वह सुबह के समय शोर बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मिडिल क्लास घराने से थी, मगर घर में सुबह का सुकून सिर्फ उसकी वजह से रहता था। नौकरानी तुरंत पलटी, हाथ पीछे बांध लिए, चेहरा झुका हुआ था।
बेगम साहिबा, मैं तो आपको उठाने आई थी, लेकिन आप सो रही थीं तो मैंने सोचा सफाई कर लूं। साहब ने कहा था, कमरा साफ कर देना और उनकी बात टालना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। मेहरू ने भौहें चढ़ाईं। खैर, सफाई की बात समझ आ गई, लेकिन मुझे क्यों उठाने आई थी आपको? जुल्फ़िकार साहब ने नीचे बुलाया है। बड़े साहब ने इस घर के मालिक हैं, जानती हूँ मैं। वह धीरे से बड़बड़ाई, फिर अचानक बोली, और इस कमरे के साहब कहाँ हैं, यानी रोमान? नौकरानी ने गहरी सांस ली। साहब तो काम पर चले गए हैं। अपने ऑफिस? अरे हाँ, नाश्ता ला दूं? उन्होंने कहा था कि जब आप जाग जाएं तो नाश्ता दे दूं। मेरो ने तकिए का सहारा लेकर बैठते हुए कुछ पल उसे घूरा, फिर अचानक बोली, अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे ये रोमान साहब कैसे इंसान हैं? नौकरानी खामोश हो गई, जैसे दिल में कुछ तौल रही हो। फिर उसने आहिस्ता से कहा, बहुत ही मासूम इंसान है मैडम, यानी बहुत सादे, साफ दिल, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अपने बाबा के बिल्कुल दाएं हाथ की तरह हर काम में साथ रहते हैं। कंपनी को उन्होंने ही खड़ा रखा है। घर के सारे काम देखते हैं, हर रिश्ते को निभाते हैं। मेरो ने तंज भरी मुस्कान दबाते हुए कहा, वाकई इतने फरिश्ता स्वरूप हैं? ये जानकर तारीफें कर रही हो? नौकरानी ने सिर उठाए बिना कहा, जी, कम से कम हमारे लिए तो हैं। हम नौकरों को भी अपना ही समझते हैं, हमें कभी हक़ीर नज़रों से नहीं देखते। मेरो ने हैरत से उसे देखा, और तुम्हें कैसे पता कि वो ऐसे हैं? हमने देखा है सब कुछ। वह धीरे धीरे बोली, जुल्फ़िकार साहब ने जब एक बार आपसे निकाह का हुक्म दिया था तो उन्होंने अपनी मोहब्बत तक छोड़ दी। हालांकि बहुत उदास थे। नीलम मैडम को बहुत पसंद करते हैं वो, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। मेरो सीधी हुई, क्या उनकी जिंदगी में कोई लड़की है? भीतर कहीं आग लगी थी। जी मैडम, एक लड़की है जिससे वो बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब तो आप हैं। नौकरानी की आवाज़ में मासूम सा यकीन था। मगर हमने देखा है कि नीलम मैडम सिर्फ उनकी जायदाद और पैसे से मोहब्बत करती हैं। पर आप ऐसी नहीं लगतीं। हमें लगता है आप वो सब नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म कर देंगी जो रोमान साहब के साथ होती आई हैं। मेरो का दिल एक पल को कहीं नरम पड़ा, फिर वही पत्थर जैसी सख्ती लौट आई। कौन सी नाइंसाफ़ी? नौकरानी फिर खामोश हो गई, जैसे बात ज़बान तक आकर रुक गई हो। फिर हौले से बोली, बचपन से लेकर बड़े होने तक सब कुछ उनके बड़े भाई को मिला है। हालांकि कुर्बानी हमेशा रोमान साहब ने दी है। न उन्हें माँ का प्यार मिला, न बाप ने कभी करीब बैठाया। वो ऐसे जिए हैं जैसे घर में कोई बेकार सी अतिरिक्त चीज़ पड़ी हो, बस फजूल में आ जाने वाली। कमरे का माहौल हल्का सा कांप गया था। मेरो पहली बार बिल्कुल खामोश थी। बाहर से सीढ़ियों पर हल्की हल्की चाल की आवाज़ आई। शायद कोई और नौकर गुजरा हो। धूप कुछ बढ़ गई थी और मेरो की गोद में पड़ रही थी, मगर उसका जेहन बस रोमान की अनजानी तस्वीर बना रहा था। वही शख्स जो पिछली रात इतने सर्द लहजे में बात कर गया था, मगर उसके भीतर की सिकुड़न, उसके अंदर के जख्म, उसके रवैये से कहीं बड़े थे। मेरो ने गहरी सांस ली। ठीक है, नाश्ता ले आओ, और बड़े साहब से कह देना मैं आ रही हूं। नौकरानी सिर झुकाकर तेजी से बाहर चली गई। कमरे में फिर खामोशी छा गई। पहली बार मेरो ने महसूस किया कि इस घर में चलने वाला खेल सिर्फ दुश्मनी का नहीं था, बल्कि बरसों के दबे हुए दुख, मोहब्बतें और महरूमियाँ। और वह खुद? वह तो सबके बीच एक नए तूफान की पहली बिजली थी। कुछ देर बाद ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही मेरो के कदम खुद ब खुद धीमे पड़ गए। बड़ा सा हॉल खामोश था, मगर उस खामोशी के नीचे एक अजीब सी घुटन फैली हुई थी, जैसे दीवारें भी सांस रोककर बैठी हों। सामने सोफों के बीच बैठे दो आदमी बिल्कुल अलग दिख रहे थे। एक तरफ जुल्फ़िकार शाह, सख्त चेहरा, उठी हुई ठोड़ी, हाथ में तस्बीह, मगर लहजे में पत्थरों की चुभन। दूसरी तरफ रोमान, उम्दा कपड़ों में, आंखों में गहरी संजीदगी, मगर चेहरे पर वही दबाव जो पिछली रात उसकी आवाज़ में था। मेरो ने कदम संभाले, सिर झुकाया। अस्सलामु अलैकुम। जुल्फ़िकार साहब ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। रोमान ने बस हल्का सा सिर हिलाया। वह सीधे चलकर गई और रोमान के बराबर बैठ गई, जैसे वही जगह उसकी हो। मगर बैठते ही जुल्फ़िकार शाह की भौहें ऊपर उठ गईं। वह सख्त लहजे में बोले, मैंने तुम्हें बैठने की इजाज़त नहीं दी है, और तुम
मेरे बेटे के बराबर बैठ गई, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरो ने बेधड़क उनकी आंखों में देखा और गंभीर आवाज में बोली, आपका बेटा मेरा शौहर है, और अगर आपने मुझे बुलाया है तो जाहिर है बात करने के लिए बुलाया होगा। मैं खड़ी होकर तो बात नहीं कर सकती, इसलिए बैठ गई। जुल्फ़िकार शाह का चेहरा अचानक लाल हो गया और वह दहाड़ते हुए बोले, ज़बान दराजी मत करो, तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों तक न पहुँचे जब तक मेरे जुमले पूरे न हो जाएं। उसी पल रोमान का सब्र टूट गया था। वह धीरे से आगे झुका, मगर उसका लहजा हैरान कर देने वाली हद तक ठोस था। बाबा, वह खातून है। धीमे लहजे में बात करें खुदा के लिए, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर यहाँ इस तरीके से बात होगी तो मैं नहीं बैठना चाहता। मेरो कुछ पल तक रोमान को देखती रह गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि ये आदमी सिर्फ खामोश नहीं, बल्कि उसके अंदर एक सीमा भी है। जिसे कोई लांघे तो वह खुद को रोक नहीं पाता। वह फिर जुल्फ़िकार शाह की ओर मुड़ी। आपने मुझे क्यों बुलाया है? बात करें, मैं पूरी तरह सुनने के लिए तैयार हूँ। जुल्फ़िकार शाह ने गहरी सांस ली, जैसे अपना गुस्सा काबू में लाने की नाकाम कोशिश कर रहे हों। देखो, लड़की, उनका लहजा अब और जहरीला हो चुका था। हमने यह निकाह सिर्फ इसलिए करवाया है कि दोनों खानदानों के बीच का मामला टल जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम खुद को इस घर की बहू समझने लगो। तुम मेरे बेटे के लिए सिर्फ एक खेल की चीज़ हो, जिसे बहुत जल्द इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। मेरो की पलकें कांपीं, दिल पल भर को खाली सा हो गया था, लेकिन वह कुछ कहती उससे पहले ही रोमान फट पड़ा। बाबा, क्या आप इसीलिए मुझे इतनी दूर से बुलाकर लाए थे? वह अचानक खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ में वह तीखापन था जो उसने पहले कभी नहीं दिखाया। मैं ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग कर रहा था, और आप एक औरत की तौहीन कर रहे हैं। क्या इसी वजह से आपने मुझे यहाँ बुलाया है? वह मेरे निकाह में है, और अगर निकाह में न भी होती तब भी मैं किसी को यह इजाज़त नहीं देता कि वह उससे इस लहजे में बात करे। आपको एहसास होना चाहिए। जुल्फ़िकार शाह गुस्से से कांप उठे थे। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, बीच में मत बोलो। मैं बस इस लड़की को इसकी औकात याद दिला देना चाहता हूँ, ताकि यह अपनी हद में रहे। रोमान पूरी मजबूती से बोला, मैं बीच में नहीं बोल रहा, मैं बात करने का तरीका समझा रहा हूँ। आप किसी से भी यूं बात नहीं कर सकते, और वह मेरी बीवी है। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। जुल्फ़िकार शाह की तसब्बीह थम गई। मेरो की सांसें रुक सी गईं। रोमान ने उसकी तरफ देखा, बहुत सीधी, न नरमी और न सख्ती, बस जैसे उसकी जिम्मेदारी उसे याद आ गई हो। चलें, उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। मेरो एक पल को झिझक गई, पर हाथ अपने आप उसके हाथ में चला गया। रोमान ने उसे सहारा देकर उठाया और दोनों दरवाजे की ओर चल दिए। जुल्फ़िकार शाह वहीं बैठ रह गए, हैरान, खामोश, जैसे पहली बार उनके हाथ से नियंत्रण फिसल गया हो। दरवाज़ा बंद हुआ तो महंगे कालीन पर गिरती हल्की रोशनी में बस एक बात साफ थी, इस घर में आज पहली दरार पड़ चुकी थी, और वह दरार एक लड़की ने डाली थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। रात गहरी थी। कमरे की हल्की रोशनी में हर चीज़ थकी हुई लग रही थी। मेरो सोफे के किनारे बैठी थी। उसके हाथ आपस में उलझे थे, कदम बेकाबू सी हलचल में थे। पूरे दिन की बातें उसके अंदर उथल पुथल मचा रही थीं। नौकरानी की सच्चाइयाँ, रोमान की जिंदगी के राज, दोपहर में जुल्फ़िकार शाह का व्यवहार, सब कुछ उसके दिमाग में एक उलझी हुई गांठ की तरह घूम रहा था। दिल में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई फैसला भीतर बन तो रहा हो, पर होंठों तक आने को झिझक रहा हो। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। रोमान अंदर आया। उसके कदम भारी थे, कपड़ों में दिन भर की थकान चिपकी थी। मेरो तुरंत उठ खड़ी हुई, सम्मान दिखाने के लिए नहीं, बल्कि कमरे की घुटन को थोड़ा कम करने के लिए। रोमान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, सीधे जाकर सोफे पर बैठ गया। एक पल को कमरे में ऐसी चुप्पी हुई कि मेरो को अपनी धड़कन तक सुनाई देने लगी। वह धीरे से बोली, आपके लिए पानी ले आऊं? रोमान ने सिर उठाया और कहा, नहीं, आप बैठें, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। उसके लहजे में औपचारिकता नहीं, बल्कि कोई दबा हुआ एहसास था जो बाहर आना चाहता था। मेरो धीरे से उसके पास बैठ गई। दोनों के बीच कुछ इंच का फासला था, मगर चुप्पी मीलों तक फैली थी। फिर रोमान ने गहरी सांस ली, सिर झुकाया और बोला, आज जिस तरह मेरे बाबा ने आपसे बात की है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और मैं वादा करता हूँ, ऐसा फिर नहीं होगा। उसकी आवाज़ में सच्चाई साफ थी, जैसे वह अपने बाप का बचाव नहीं, बल्कि मेरो का हक पूरा करने आया हो। और एक बात और, वह हिचकिचाया।
अगर मैंने निकाह किया है तो मैं आपके साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। मैं आपको कभी तलाक नहीं दूंगा। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं रोकूंगा भी नहीं। मैं बस आपको आज़ादी देना चाहता हूँ। क्योंकि आप ठीक कह रही थीं। गलत आप लोगों के साथ नहीं, हमारे साथ हुआ है। मेरो ने उसकी तरफ देखा। वह कमज़ोर नहीं लग रहा था ना, ज़िद्दी। बस एक थका हुआ आदमी था जो अपनी किस्मत के सामने खड़ा था। वह धीरे से उसके करीब आई और उसका हाथ पकड़ लिया नरमी से, लेकिन पूरे यकीन के साथ। गलत हमारे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी। मेरो की आवाज़ टूटी नहीं थी, पर भारी ज़रूर थी। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि रात मैंने आपसे बदतमीज़ी की थी। मैं परेशान थी, डरी हुई थी, बस कंट्रोल नहीं रहा। रोमान तुरंत बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप खुद को दोष मत दें, गलती हालात की थी। मेरो ने धीरे से सिर हिलाया। मैं आपके साथ इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहती हूँ। उस पल उसके इन शब्दों के साथ मानो कमरा नरम पड़ गया हो। कल आपने कहा था ना कि औरतों को सुहागरात की बहुत जल्दी होती है। वह हल्का सा मुस्कुराई। तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती, मगर हाँ, मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। रोमान ने इस बार पूरी गंभीरता से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार कोई रोशनी थी, अनिश्चित लेकिन उम्मीद जैसी। अगर आप राजी हैं तो मैं इनकार नहीं करूंगा। बीवी को हक देना पति की जिम्मेदारी होती है। मेरो ने हाथ नहीं छोड़ा, वह भी चुप रही। लेकिन पहली बार दोनों के बीच का फासला कम महसूस हुआ, जैसे तकदीर ने पहली सिलाई लगा दी हो और रिश्ता धीरे धीरे जुड़ने लगा हो। वह धीमे धीमे उसके करीब जा रहा था, जबकि वह खामोशी से खुद को उसके हवाले कर गई थी। पल भर बाद वह उसकी सांसों को अपनी पकड़ में ले चुका था और वह भी खामोशी से उसका साथ देने लगी थी। समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 दिन बाद छत की रात शांत नहीं थी। हवा में वही उदासी घुली थी जो इंसान के अंदर के तूफान को और साफ कर देती है। वह दोनों हाथ जेब में डाले, गर्दन थोड़ी झुकाए, आसमान की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे किसी सितारे से जवाब मांग रहा हो। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसकी आंखों के नीचे की सूजन और चेहरे की बेरंगी सब कुछ कह रही थी। पीछे हल्की सी आहट हुई। उसने जैसे हवा में भी बदलाव महसूस कर लिया। पलटा तो मेरो 2 कप लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर वह नरमी और सावधान सी मुस्कान थी जो इस घर में आकर धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई थी। वह हल्का मुस्कुराया और 1 कप ले लिया। चाय उसकी आवाज़ धीमी थी। हाँ, वह भी धीमे सुर में बोलकर कप होंठों से लगा गई थी और बोली, मुझे लगा शायद आपको इसकी ज़रूरत होगी। वह उसके पास खड़ी हो गई थी। कुछ पल यूं ही चुप्पी में बीत गए। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। शहर की गलियों का शोर नीचे था, लेकिन ऊपर माहौल थमा हुआ था। मेरो ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को हिम्मत दे रही हो। अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहना चाहती हूँ। उसने कप से उठती भाप देखी और सिर हिलाया। हाँ कहो। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नौकरानी ने एक बात बताई थी कि आपकी जिंदगी में एक लड़की थी, आप उसे बहुत प्यार करते थे। वह रुकी, उसकी नज़र रोमान के चेहरे पर टिकी रही। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहें तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती आपकी ज़िंदगी मेरी वजह से रुके। मुझे पता है आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है। वह आपकी ज़िंदगी थी, आपकी मोहब्बत थी। वह बात पूरी नहीं कर पाई, जैसे शब्द आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बस चाय की एक घूंट लिया, जैसे उस स्वाद में कोई जवाब खोज रहा हो। फिर धीमे से बोला, मेरा और उसका ब्रेकअप हो चुका है, बात खत्म हो चुकी है। और दूसरी शादी, उसने हल्की सी कड़वी हंसी हंसी, सवाल ही पैदा नहीं होता। मर्द 4-4 शादियां कर लेते हैं, 2 भी कर लेते हैं, लेकिन एक औरत को सही से समझ नहीं पाते। मैं जानता हूं अगर मैंने दूसरी शादी की तो तुम तकलीफ में आओगी। और मैं वह रुका, जैसे दिल से शब्द निकाल रहा हो। मैं अपनी संतान को कभी दर्द में नहीं देख सकता। अगर खुदा ने चाहा और हमें औलाद मिली तो मैं चाहता हूं वह किसी भी तकलीफ या कमी से दूर रहे। मैं उन्हें वह सब प्यार देना चाहता हूं जो शायद मुझे कभी नहीं मिला था। मेरो ने नज़रें झुका लीं, लेकिन इन सब हालात को देखते हुए क्या आप अपना दिल तोड़ लेंगे? वह एक कदम पीछे गया, दीवार से टिक गया। रात की हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसकी सोच कहीं और थी। दिल वह कड़वाहट से हंसा, जो चीज़ कभी पूरी तरह मेरी थी ही नहीं। वह क्या टूटेगी? वह लड़की उसके जबड़े भींच गए। गोल्ड डिगर थी। मैं समझता था वह नेक है, अच्छी है, सच्ची है। मैं गलत था, बहुत गलत। मैं आंखें बंद किए घूमता रहा, और जब खोली तो तब, जब सब खत्म हो चुका था।
मेहरों ने पहली बार उसके चेहरे पर वो दरारें देखीं जो वह हमेशा छुपा लेता था। वह आगे बढ़ी मगर फासला बनाए रखा। वह बोला, जब उसे पता चला कि मैंने निकाह कर लिया है तो उसने एक बार भी नहीं पूछा कि क्यों, कैसे। उसने मेरी जिंदगी से निकलने में भी वक्त नहीं लगाया। सीधा मेरे भाई के पास चली गई। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। वह दोनों लंदन में हैं और मैं समझ नहीं पा रहा कि इसे मसला कहूँ या मजाक। मेरो पूरी तरह चुप हो गई। उसकी चुप्पी ऐतराज़ नहीं थी बल्कि हमदर्दी थी। वह जगह थी जहाँ कोई आदमी अपनी हार रखकर कुछ देर बैठ सके। वह हैरान थी कि यह आदमी इतना दर्द अपने अंदर लिए बिल्कुल शांत घूम रहा है। उसमें इतना हौसला था कि कोई यकीन नहीं कर सकता। कुछ देर बाद उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसके कंधे पर रख दिया। वह चौंका नहीं, जैसे एक बोझ हल्का हो गया हो। खुदा जो चाहता है वही होता है, मेरो ने नरमी से कहा, और जो नहीं होता वह भी अक्सर हमारे हक में होता है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी ज़िंदगी में वह सुकून बन सकती हूँ जो शायद आपने कभी महसूस नहीं किया। मैं कोशिश करूँगी हर दिन हर पल वह चुप रहा, जैसे उसके अंदर कोई दरवाज़ा खुलने वाला हो, मगर वह हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरो की आवाज़ और हल्की हो गई। आपके माँ बाप के लिए और आपके लिए मैं सबसे बेहतर साबित होने की पूरी कोशिश करूँगी। हवा के झोंके में उसकी बात कहीं रुक गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ना, हाँ ना, बस उसकी खामोशी रही। मगर उस खामोशी की गहराई में पहली बार थोड़ा सा एतबार था और शायद थोड़ी सी राहत भी। समय और तेजी से बीत रहा था। 2 दिन बाद रात के 2 बजे का वह सन्नाटा घर पर ऐसे छाया हुआ था जैसे दीवारें तक सो रही हों। मेहरू खामोशी से चूल्हे के पास खड़ी थीं, आंखों के नीचे हल्की थकान, बाल बंधे हुए, और हाथ चूल्हे पर रखे पतीले को धीरे धीरे चला रहे थे। नूडल्स की खुशबू फैलकर पूरी हवा को गर्म कर रही थी, एक ऐसी खुशबू जो तन्हाई में इंसान को थोड़ा सा सहारा देती है। वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि पीछे हल्की सी आहट गूंजी। उसने पलटकर देखा भी नहीं था कि पीछे से एक भारी नींद भरी आवाज़ निकली, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं आप? मेहरू का दिल एकदम से उछल गया। वह तुरंत पलटी तो सामने रोमान खड़ा था, बाल बिखरे हुए, सांस कुछ तेज, शायद अभी अभी नींद से जागा था। उसकी अचानक मौजूदगी ने उसे सच में डरा दिया था। सॉरी सॉरी, अगर मैंने डरा दिया हो तो। रोमान ने तुरंत दोनों हाथ उठा दिए। मेहरू ने सीने पर हाथ रखा, सांस संभालने की कोशिश की। नहीं नहीं, ठीक है, बस अचानक आ गए तो थोड़ा सा डर गई थी। रोमान उसके बिल्कुल पास आ खड़ा हुआ। उसके कद के सामने वह और भी छोटी लगने लगी थी। क्या कर रही हैं आप? इतनी रात को नींद नहीं आ रही? मेहरू ने फिर चूल्हे की तरफ रुख किया। हाँ, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कुछ खा लूं। नूडल्स बना रही हूं, आपको दूं? मुझे बहुत मज़े के बनाने आते हैं। रोमान ने नाक सिकोड़ ली। मुझे पसंद नहीं, मैं ये चाइनीज़ चीज़ें खास पसंद नहीं करता। मेहरू ने चम्मच हवा में रोककर उसे देखा, फिर हल्की सी धीमी सांस ली। ये तो कोई बात नहीं हुई। आपको पता है ना, मैं मिडिल क्लास नहीं बल्कि मिडिल से भी लोअर क्लास हूँ, लेकिन मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा। आप तो इतने अमीर हैं, फिर आपको क्यों नहीं पसंद? रोमान ने तुरंत उसकी बात पकड़ी। नज़र थोड़ा नरम हुई। अब इतना भी अमीर नहीं हूं, तुम मेरी अमीरी पर नज़र लगाओगी क्या मेहरू? बेख्तियार हंस पड़ी, एक साफ मासूम सी हंसी जो किचन में गूंज उठी। अरे नहीं जनाब, मैं कौन हूँ? आपकी अमीरी पर नज़र लगाने वाली बीवी तो नज़र उतारने वाली होती है, लगाने वाली नहीं। फिर उसने चम्मच आगे बढ़ाया। थोड़ा सा खा लें मेरे खातिर। रोमान ने सिर पीछे झटका, जैसे हार मान रहा हो। इतने प्यार से बोलोगी तो जान भी दे दूंगा। खा लेता हूँ। वह करीब आया, चम्मच लिया, थोड़ा सा चखा चेहरा। पहले तो बिना किसी हाव भाव के रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, अच्छे हैं। कुछ पल खामोशी रही। मेहरू ने चूल्हा बंद किया। रोमान ने हाथ दीवार पर टिका दिए, नज़र कहीं पैरों के पास, जैसे उसे कुछ कहना हो, पर शब्द नहीं मिल रहे। आखिर उसने नज़र उठाई। यार, उस रात के लिए सॉरी। तुम बात कर रही थी और मैंने जवाब नहीं दिया। मेहरू ने पूरी तरह उसकी तरफ मुड़कर देखा। कोई बात नहीं, कोई भी इंसान अपनी ब्रेकअप स्टोरी सुनाकर खुश नहीं होता, उदास ही होता है। मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ। रोमान उसे देखने लगा। कुछ सेकंड ऐसे गुजरे जैसे समय रुक गया हो, फिर उसके होंठों पर बहुत हल्की टूटी सी मुस्कान आई। तुम बहुत समझदार हो और बहुत हिम्मत वाली भी। मैंने तुम जैसी लड़की नहीं देखी कभी। मेहरू ने नज़रें झुका लीं, आंखों में हल्की नमी सी उभर आई। बिना कुछ मांगे रोमान उसे देखता रहा, जैसे पहली बार वह उसे सच में देख रहा हो।
किचन में फैली नूडल्स की खुशबू, रात की नींद भरी खामोशी और उनके बीच ठहरता वह छोटा सा लम्हा, ये सब मिलकर एक बहुत नरम, बहुत इंसानी सा रिश्ता बना रहे थे, जिसकी उम्मीद दोनों ने इतनी जल्दी नहीं की थी। समय और तेजी से गुजरता गया। एक हफ्ते बाद सुबह की रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी, लेकिन वह गहरी नींद में थी। अचानक एक कराह सी आवाज़ ने उसे चौंकाया। पलटकर देखा तो रोमान आंखें बोझिल करके उठकर बैठा था। उसका चेहरा सामान्य से ज्यादा सफ़ेद और पसीने से भरा था। वह फौरन उसके माथे पर हाथ रखकर बोली, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही? बुखार हो रहा है। रोमान ने सिर हिलाया। नहीं, बस सिर में बहुत दर्द हो रहा है। वह घबराकर बोली, मैं दबा देती हूँ और डॉक्टर को बुलाऊं? आप नंबर दें, मैं कॉल कर लूं। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, इतना परेशान मत हो, तुम बस सिर दबा दो। वह फौरन बिस्तर के पास बैठकर उसका सिर अपनी हथेली में सहलाने लगी। अच्छा, कुछ खाएंगे तो दवा ले पाएंगे? मैं कुछ ले आऊं? उसने नरमी से पूछा। रोमान ने हाथ रोककर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सिर दबा दो। वह चिंता से उसका सिर दबाने लगी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वह बोली, आप रुकिए, मैं देखती हूँ। दरवाज़ा खोला तो एक नौकर खड़ा था। सर झुकाए, बेगम साहिबा, जुल्फ़िकार साहब कह रहे हैं रोमान साहब को भेज दें, उन्हें थोड़ा काम है। वह कठोर लहजे में बोला, आप जाकर कह दें मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, वह नहीं आ रहे। तभी अंदर से रोमान बोला, नहीं रुको मेहरू, मैं आ रहा हूँ, बाबा ने बुलाया है, सुन लेता हूँ। वह जल्दी से बोली, कोई ज़रूरत नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वह अब नौकर की तरफ मुखातिब हुई थी और उसे देखते हुए बोली, आप एक काम करें, नीचे जाएं, डॉक्टर को बुलाकर ले आएं और जल्दी करें। रोमान बोला, मैं चला जाऊं? नीचे प्लीज़, मोहतरमा बाबा गुस्सा करेंगे मेरे। वह सख्ती से लेकिन परवाह भरी आवाज़ में बोली, अगर आप गए तो मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेट जाएं। रोमान ने नरमी से जवाब दिया, क्यों परेशान हो रही हो, मैं ठीक हूँ बाबा, गुस्सा करेंगे। उसने कदम बढ़ाते हुए उसका हाथ थाम लिया और जोर से बोली, करने दें गुस्सा, मैं बात कर लूंगी, आपकी तबीयत काम से ज्यादा अजीज है। मुझे रोमान हल्की सी हंसी के साथ बोला, लड़की इतनी फिक्र क्यों कर रही हो और क्यों मुझे मोहब्बत करने पर मजबूर कर रही हो? वह मुस्कुराते हुए बोली, इतनी फिक्र बीवियां ही करती हैं। चलिए लेट जाएं, मैं आपका सिर दबाऊंगी। रोमान बिस्तर पर लेट गया और वह उसके कंधे के पास बैठ गई। दोनों के बीच खामोशी थी। थोड़ी देर बाद वह धीरे से बोली, डॉक्टर कुछ देर में आ जाएंगे, मेडिसिन दे देंगे, मगर मैं आज पूरे दिन आपके पास रहूंगी और आप कहीं नहीं जाएंगे। रोमान ने सिर हिलाया और आंखें बंद करके उसके हाथ की गर्मी महसूस की। वह जानता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी में नया मोड़ लाएगा और ये छोटे छोटे लम्हे हमेशा उसकी यादों में रह जाएंगे। रोमान खामोश था, लेकिन उसके दिल में सुकून उतरने लगा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और थोड़ी देर के लिए वह अपने दर्द और परेशानी से आज़ाद हो गया। कमरे में सिर्फ रोशनी, खामोशी और उसकी नरम आवाज़ थी, जो हर कोने में सुकून छोड़ रही थी। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। 1 महीने बाद वक्त जैसे जैसे बढ़ता गया, दोनों के बीच और नज़दीकी आ गई थी। पूरे 1 महीने बाद आज वे दोनों एक साथ घूमने मरी जा रहे थे। मरी की तरफ जाती ठंडी हवा अभी दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि पीछे से जुल्फ़िकार साहब की भारी आवाज़ गूंजी। रोमान दोनों एकदम मुड़े। मेहरू ने फौरन अपनी चादर संभाली और रोमान ने बेकाबू होकर उसका हाथ थाम लिया था। जुल्फ़िकार साहब तेज कदमों से आए, माथे पर साफ नाराज़गी थी। पागल हो तुम, कहाँ जा रहे हो? मालूम नहीं आज मीटिंग है? हमारी रोमान ने सुकून मगर मजबूती से कहा, इसमें पागल होना क्या है बाबा, हर कपल हनीमून पर जाता है, मैं भी अपनी बीवी के साथ जा रहा हूँ, मीटिंग फिर हो जाएगी, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। जुल्फ़िकार साहब का चेहरा और तन गया, जब से यह लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है, तुम्हारी जुबान ज्यादा चलने लगी है। रोमान ने उस वक्त अपना हाथ मेहरू के कंधे पर रख लिया, जैसे दुनिया को दिखा रहा हो कि यह मेरी जिम्मेदारी है। जब से यह लड़की आई है बाबा, मैंने जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना शुरू किया है। प्लीज़ मुझे परेशान न करें, मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी को छेड़ें। नहीं जुल्फ़िकार साहब, तमतमाकर बोले, तुम कंपनी से इतने लापरवाह हो गए हो कि होश ही नहीं रहता। इससे बेहतर तो नीलम थी। रोमान की आंखों में एकदम सर्दी उतर आई। मैंने कहा था, बस। जुल्फ़िकार साहब ने गुस्से में हाथ हवा में मारा। बहुत अफसोस है तुम पर, और तेज कदमों से वापस चले गए। उनके जाते ही मेहरू ने रोमान का बाजू खींचा। आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? आपके बाबा नाराज हो जाएंगे, वह आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। रोमान उसे सीधे देखते हुए बोला,
मेरी बीवी को कोई कुछ कहे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वह मेरे बाबा ही क्यों न हो। मेहरू की पलकों पर वजन आ गया, इतनी मोहब्बत हो गई है। मुझसे वह मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो दिल से निकली हो, जिसमें बरसों की थकान, दर्द और उम्मीद मिली हो। बहुत ज्यादा, इतनी कि अगर तुम्हें कोई गलत शब्द भी कह दे तो मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। वह नजरें झुकाकर हंस पड़ी। मैं भी आपसे इतनी ही एक मोहब्बत करती हूँ, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा मेरे लिए आप मेरा सब कुछ हो। रोमान ने नरमी से उसकी ठुड्डी उठाई और कहा, तुम मेरी पहली सुकून वाली सांस हो। मेहरू की आंखें नम हुईं, मगर होंठों पर मुस्कान थी। वे दोनों कार की तरफ बढ़े। दरवाज़ा बंद होते ही जैसे दुनिया पीछे रह गई। कार चलने लगी। रास्ते में पेड़ों की कतारें, ठंडी हवा और शीशे पर पड़ती धूप की सुनहरी लकीरें, और दोनों के बीच एक खामोश पक्का खूबसूरत रिश्ता। रोमान ड्राइव करते हुए भी उसका हाथ थामे हुए था। मरी तक लंबा सफ़र है, थक जाओगी मेहरू, खिड़की से बाहर देखते हुए बोली। थकती तो मैं तब थी जब दिल अकेला था, अब तो हर रास्ता आसान लगता है। रोमान ने उसके बालों पर हाथ फेरा। मेहरू, तुमने मुझे बचा लिया। वह हल्की हंसी। हम दोनों ने एक दूसरे को बचाया है। कार मरी की पहाड़ियों की तरफ मुड़ गई। नीचे शहर की रोशनियों ने जैसे आसमान के तारों का मुकाबला कर लिया था। आज मुझे लग रहा है कि खुदा ने हमें वही दिया है जो हमारे नसीब में हमेशा से लिखा था। रोमान ने उसका हाथ होंठों से लगाकर कहा, और मैं वादा करता हूँ, यह नसीब कभी टूटने नहीं दूंगा। मरी की ऊंचाइयों पर जाते हुए उनके चेहरों पर एक ही रोशनी थी, खुशी, सुकून और बेहिसाब मोहब्बत की।